नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मोकामा फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी मोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरौनी स्टेशन पर एसटीएफ ने यह कामयाबी हासिल की। बता दें कि इस मामले में एक अन्य आरोपी सोनू सिंह को हाल ही में जमानत मिल चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये बड़ी कामयाबी एसटीएफ को, और क्या कुछ अपडेट? मोकामा के पचमहला थाना क्षेत्र में सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई थी और इसी दौरान ये दोनों जो गैंगस्टर भाई हैं ये चर्चा में आए थे और अब मोनू सिंह को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। मोनू सिंह की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही इस मामले में मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। 1 महीने पहले मोनू के भाई को जमानत मिली थी। बता दें कि मोकामा पुलिस को गोलीकांड के बाद से सोनू मोनू दोनों की तलाश थी। पुलिस ने उसके घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया था, लेकिन पुलिस केवल सोनू सिंह को ही पकड़ पाई थी। उसकी गिरफ्तारी तो हुई थी और मोनू सिंह तब से फरार चल रहा था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मोनू सिंह बरौनी जंक्शन के पास आने वाला है। इसके बाद बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान जेल में कई महीने गुजारने के बाद मोनू सिंह को भागलपुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। एक बड़ी कामयाबी है और फिलहाल आधिकारिक तौर पर अभी बयान नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर जिसकी तलाश थी आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में और गिरफ्त में आ गया है। शिप्रा, ठीक है, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको मधुबनी से बताते हैं, जहां नहर में नहाने के दौरान 4 बच्ची डूब गई। दर्दनाक हादसे में 3 लड़की की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना रहिका थाना क्षेत्र के रहिका गांव की है। वहीं हादसे के बाद अस्पताल में डॉक्टर के नहीं रहने पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने एनएच को घंटों जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मधुबनी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, रहिका की एक घटना बताई जा रही है। दरअसल नहाने के लिए 4 बच्ची गई थी जो डूब गई, जिनमें से 3 बच्ची की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर। वहाँ नहा रही थी कि एक बच्चा डूबने लगा। उसको बचाने के लिए दूसरा बच्चा गया, वो भी डूबने लगा। उसको बचाने के लिए लास्ट में ये बच्चा गई ओढ़नी बांध करके अपने हाथ में, ताकि पकड़ के खींच लेंगे, लेकिन संजोग ऐसा नहीं हुआ, वो भी इसी में लटपड़ा करके फंस गई। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां मब्बी थाना इलाके के एनएच 27 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लग गई थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। अच्छी बात यह रही कि जो कार पर सवार लोग थे वो बाल बाल बच गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की दिखा रही हैं। मधुबनी नंबर था गाड़ी, ट्रांसफर करा चुके थे। एयरपोर्ट किस लिए आए थे? भतीजी को छोड़ने के लिए। कहाँ जा रहे थे? कौन भतीजी बाहर जा रहे हैं। पटना में एसटीटी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और इस मामले में पटना के गांधी मैदान में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 6 नामजद और 1000 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर एसटीटी अभ्यर्थी ने उतरकर प्रदर्शन किया था, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। जो है एसटीईटी के जो छात्र हैं उन लोगों द्वारा एक आंदोलन किया गया, जिसकी परमिशन उनके द्वारा नहीं ली गई थी। फिर भी वे लोग आगे बढ़ते हुए गांधी मैदान तक पहुंचे, जहां पे काफ़ी देर तक उनको रोका गया। जाम की स्थिति हो रही थी तो कुछ गाड़ियों को निकाला जा रहा था। इसी क्रम में उनके द्वारा जो है धक्का मुक्की और पुलिस के साथ जो है हाथापाई करने की सिचुएशन हुई। इसमें 6 लोगों को नामजद करते हुए और बाकी सभी को अज्ञात में जो है केस किया गया। अज्ञात करीब 1000 छात्रों पे केस दर्ज किया गया है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता देते हैं, पटना पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी की बाइक को कटर से काटते हुए जब्त किया है। दुल्हिन बाजार में बाइक चोरी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गिरफ्तारी की गई है निशांत कुमार सन ऑफ वरुण कुमार, अर्जुन कुमार सन ऑफ अजय कुमार,
अरुण कुमार, शनौत छोटन प्रसाद, ये तीनों ही जवारपुर खौरैया थाना दुल्हनबाजार जिला पटना के रहने वाले हैं। ये एक संगठित गैंग के सदस्य हैं और ये गैंग मोटरसाइकिल चोरी का काम करता है और इनके पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल के खोले गए एवं काटे गए पार्ट और पुर्जा बरामद किए गए हैं और अन्य केसों में भी वांछित हैं तो उनको माननीय न्यायालय के माध्यम से इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे किसी कार्रवाई की जाएगी। सिवान से बड़ी खबर मिल रही है। गोली मारकर युवक की हत्या की खबर है। दोस्त के साथ जा रहा था विपिंद्र सिंह, जिसकी हत्या हो गई है। बाइक सवार 2 नकाबपोश ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मृतक के दोस्त ने घर वालों को इसकी जानकारी दी है। सिवान के जीरादेई के रेपुरा गैस एजेंसी के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, पटना में गंगा का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। दीघा घाट पर गंगा खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। दियारा वासियों का लगातार पलायन जारी है। गंगा की तेज धार के बीच लोगों का नाव से पलायन जारी है क्योंकि जलस्तर बढ़ने के साथ ही दियारा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दीघा घाट का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में गंगा पूरी तरह से सबाब पर है और दियारा वासियों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग लगातार पलायन भी कर रहे हैं और जरा तस्वीर आपको हम दिखाते हैं पटना के दीघा घाट की कि देखिए चारों तरफ जलमग्न हो चुका है। जो दियारा के आसपास के जो इलाके हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलमग्न हो चुका है। कहा जा रहा है कि हर घंटे 1 से 1.5 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यानी फिलहाल अगर दीघा घाट की बात करें, खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर तक पानी जो है ऊपर बह रहा है और पानी बढ़कर जो है 51.62 मीटर तक पहुंच गया है। जो कहा जा रहा है कि इसके अलावा 1975 में ही इस तरह की जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली थी। यानी जिंदा इंसान के साथ साथ जो मुर्दे हैं उनको भी परेशानी हो रही है और अब मोक्ष धाम भी पूरी तरह से डूब चुका है। जो दीघा घाट है यहाँ पर लगभग 25 से 30 रोज लाशें जो है जला करती हैं और लोग यहाँ पर आते हैं कि मोक्ष धाम के पास हम लाश जला सकें, लेकिन मोक्ष धाम को पानी ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। और देखिए यहाँ पर जो भी मोक्ष धाम आपको दिख रहा है ये डूब चुका है। जो ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं उनके लिए शेड का निर्माण कराया गया है। चाहे इंसान हो या मवेशी हो, उनके लिए खाने का इंतजाम हो, रहने का इंतजाम हो, जिला प्रशासन की टीम कर रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है? जो धारा देख रहे हैं, डर भी लग रहा है? बहुत डर लग रहा है इसमें। और जो लोग दियारा के हैं और वो लोग सफर कर रहे हैं उन लोगों को कितना खतरा है। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें कितना तेजी में करंट है इसका, गंगा का। तो देख रहे हैं कि लाश जलाने में परेशानी हो रही है। और यहाँ पे जिंदा लोग तो जीते जी मर रहा है और लाश जो है, लाश वगैरह देख रहे हैं जलाने में कितना लोगों को दिक्कत हो रहा है। और इतनी कम जगह में अब लाशें जलेगी और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि हर घंटे 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है, तो ये जगह पर भी पानी का कब्जा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी हो रही है और पटना के 5 प्रखंड में अभी जल प्रलय जो है वो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद है। लेकिन फिलहाल जो दियारा वासी हैं उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी पहुंचे और मां जानकी की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। वहीं इस दौरान उन्होंने मिथिलांचल की संस्कृति की प्रशंसा की। गृह मंत्री ने इसके बाद मैथिली में सोशल साइट एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा, मिथिलांचल संस्कृति संपूर्ण भारत तक संस्कृति के अनन्य गहना अछि। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। आपको वो वीडियो दिखाते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और इसी भूमि पर आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र काम में उपस्थित रह पाया। बढ़ते आगे, वोट चोरी और एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी के आरोपों पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने निशाना साधा तो आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री अशोक चौधरी ने भी कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा पर हमला बोला तो आरजेडी ने भी एनडीए पर पलटवार किया है।
बिहार में कह रहे हैं कि वोटर हटाए जा रहे हैं, वो भी उनके मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर ये कह रहे हैं कि मतदाता जोड़े जा रहे हैं। तो आखिर चुनाव आयोग ने बिहार में प्रकाशित कर दिया है, 30 अगस्त को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है, 30 जुलाई को, और 1 अगस्त को प्रकाशन आ गया है। तो जाके वो बताए ना कि ये मतदाता छोड़ दिए गए हैं, ये मतदाता जोड़ दिए गए हैं। तो जो काम चुनाव आयोग को प्रक्रिया के तहत करना चाहिए, उसे छोड़ के वो सब काम कर रहे हैं। असल में जिस विषय को उठाना चाह रहे हैं वह विषय पार्लियामेंट का नहीं है, वह विषय सरकार से संबंधित भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक संस्था है उससे संबंधित है। तो कह रहे हैं लोग कि इसमें डिबेट हो, फिर सरकार जवाब दे। सरकार कैसे जवाब देगी? एक। दूसरा, यह जो विषय है, इस विषय में अभी बिहार के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट पब्लिश किया है। अगर कोई इसमें कठिनाई है, दिक्कत है, तो लोग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। निश्चित रूप से उस पर संशोधन होगा। जो बात राहुल जी कह रहे हैं, एक भी नेता है ऐसा बिहार में, एक भी नेता जिसने कि इसका फॉर्म नहीं भरा हो? अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों का किसी ने फॉर्म भरा नहीं? एक भी नेता का नाम बताइए। SIR का विरोध कर रहे हैं, SIR गलत है ये कह रहे हैं, और साथ में फार्म भी भर रहे हैं। ये क्या राजनीति है? असल क्या है कि चोरे चोर मुसेरे भाई एक जगह हो गया है। वोट को लूटने वाला और वोट को लुटवाने वाला, और दोनों एक ही भाषा बोल रहा है। जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए वो बीजेपी दे रहा है, सवाल चुनाव आयोग से होता है, जवाब भाजपा देती है। जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर के नेता प्रतिपक्ष बना हुआ लोकसभा में, उसको शपथ की बात करता है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हर रोज हम आपको दिखाते हैं। आज आप सीरीज का अगला एपिसोड देखिए, कृषि के क्रांतिवीर। नरेंद्र मोदी प्रयोगधर्मी हैं, उनके प्रयोग वैज्ञानिक होते हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किसानों की दशा सुधारने का वचन निभाया, लेकिन ये काम बहुत कठिन था क्योंकि गुजरात की भौगोलिक परिस्थितियां इसके खिलाफ थी। गुजरात में तब किसानों के पास सिंचाई के साधन सीमित थे, उस पर बिजली का संकट और पारंपरिक तरीके से की जा रही खेती किसानों का काल बन रही थी। फिर किसानों के कष्टों का अंत कैसे हुआ? किसानों को सम्मान निधि कैसे मिली? भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। 17 सितंबर 2017, केवड़िया, गुजरात। छप्पन साल के इंतजार के बाद सरदार सरोवर बांध के गेट खुले। इस बांध को बनाने का सुझाव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1961 में परियोजना की आधारशिला रखी थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ तो साल 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 1979 में बांध बनाने की अनुमति मिल गई। हालांकि इसके बाद असल मुसीबत शुरू हुई। बांध के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए, जिसके बाद बांध को मिली वित्तीय सहायता अटक गई। धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के कालखंड में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ती रही। नरेंद्र मोदी के प्रयास से आखिरकार बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर की गई। आज सरदार सरोवर बांध गुजरात के विकास का प्रतीक है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जिसने इसमें रुकावटें पैदा न की। वर्ल्ड बैंक ने फैसला कर लिया, सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे। भाइयों बहनों, हमने भी ठान ली थी, वर्ल्ड बैंक और नो वर्ल्ड बैंक, हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर डैम बना के रहेंगे। और आज इसने बना दी।
ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने नर्मदा को साबरमती से जोड़कर गुजरात को खुशहाल बनाया। साबरमती को सदा नीरा बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। ये रूखी सूखी मेरी धरती मां पानी के बूंद के लिए तरसती हुई धरती मां, उसको जब नर्मदा का पानी एक बेटा देता है, उस बेटे के लिए इससे बड़ी भावुक पल क्या हो सकती है। किसानों के लिए नरेंद्र मोदी के दिल में खास जगह है। किसानों को वो भारत का संरक्षक मानते हैं। पहले गुजरात, फिर देश में उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं को लागू कर अन्नदाताओं का जीवन संवारा है। गुजरात के किसानों की समृद्धि के लिए नरेंद्र मोदी ने सुजलाम सुफलाम योजना लागू की थी, जिसके तहत जलाशयों और नहरों का विस्तार किया गया। वर्षा जल संचयन कर सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था की गई। गुजरात में 1000 से ज्यादा चेक डैम, तालाब और झीलों का निर्माण किया गया। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए ज्योतिग्राम योजना लागू की गई। नरेंद्र मोदी ने साल 2005 से गुजरात में कृषि महोत्सव शुरू किया, जहां किसानों को सीधे सरकारी कृषि सलाह दी गई। वैज्ञानिक खेती के लिए किसानों को सुविधाएं दी गईं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि परीक्षण योजना, किसान परीक्षण और तकनीकी सहयोग और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रोग्राम शुरू किए। गुजरात में खेती को जल, ऊर्जा, विज्ञान, प्रशासन और मार्केटिंग सभी के साथ जोड़ा गया, जिसका नतीजा शानदार रहा। 2001 से 2013 के बीच गुजरात की कृषि विकास दर औसतन 10% हर साल रही। यह देश की औसत से दुगनी ज्यादा थी। नरेंद्र मोदी के पास खेती को सुधारने का फॉर्मूला था। 14 अप्रैल 2016 की तारीख थी। देश की हर छोटी बड़ी मंडी मोबाइल के ऐप से किसानों की हथेली पर आ गई। नरेंद्र मोदी ने ई-नाम ऐप लॉन्च किया था। खेती में तरक्की के लिए कई बड़े काम उन्होंने किए। 2015 में लागू की गई मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना से लागत में कमी और उपज में बढ़ोतरी हुई है। उसी साल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से हर खेत तक पानी पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी ने 2016 से किसानों की फसलों का बीमा भी करवाना शुरू किया। 2019 से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को सालाना 6000 रुपए की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड से 4% ब्याज की दर पर सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया। पीएम मोदी ने किसानों का माटी से थाली तक का ख्याल रखा। नरेंद्र मोदी किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जैविक खेती और नील क्रांति से किसानों के पशुधन को भी बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।